बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 28 आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। आप देख लें, सबसे पहले क्या है, अ लूप टू कंप्यूट अ प्रोडक्ट, कि जब हमने किसी भी प्रोडक्ट को कंप्यूट करना है तो हम किस लूप को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लूप हम कहते हैं रेपिटेशंस को। कोई भी चीज़ रिपीट हो रही हो ना, कंप्यूटर की सेंस में जो है ना, वो लूप इसी चीज़ को कहा जाता है। लेकिन आप इसमें भी पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि लूप कैसे वर्क करता है। लूप के लिए सबसे पहले प्री कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन जो पहले लगती है वो क्या है कि आपके पास कोई एम इंटीजर है ना, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब कि वो आपके पास जो है ना, वो कोई भी माइनस वाली नेगेटिव वाली जो है ना वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एक्स इज़ अ रियल नंबर, और आपका जो एक्स इंटीजर हो वो कोई रियल नंबर हो। रियल मीन्स आपके पास जितने भी नंबर होते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपके पास जैसे भी है, रैशनल है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। और आई जो है ना, वो इन्होंने एक इंटीजर लिया जिसको ज़ीरो लट कर लिया। तो कहते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आपने लिया वेरिएबल, वो भी आप ज़ीरो ले लें। फिर वाइल में कंडीशन लगती है कि आपके पास जो है ना, वो इंटीजर आई और एम, ये दोनों आपके पास क्या हैं, दो इंटीजर्स हैं। और प्रोडक्ट जब आप उसका लेते हैं, उस प्रोडक्ट में आप वैल्यू रख दें जो कि प्रोडक्ट की है और जो एक्स की वैल्यू है। तो अब आपके पास जो है ना, आई में वो वैल्यू आ जाए जो आपके पास पहले से मौजूद थी, और उसमें आप इंक्रीमेंट करते जाएं वन के साथ। फिर कहते हैं आपके पास एंड वाइल की जो कंडीशन है, यानी कि यहाँ तो ये कंडीशन हो जाए, और जब आप इस वाइल को एंड करें तो पोस्ट कंडीशन में क्या हो, प्रोडक्ट जो है वो आपका इक्वल आ जाए एम डॉट एक्स के। तो यहाँ पे एम और एक्स की वो वैल्यूज़ लगेंगी जो आपके पास अब मौजूद है, ठीक है। फिर एक प्रूव इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, इसको बस आप समझें, ये जो पेपर में आने वाली चीज़ है ना, वो नेक्स्ट है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी सी बेस बना लें, क्या लें। लेट द लूप इन्वेरिएंट बी, अगर आपके पास जो लूप इन्वेरिएंट है उसमें आई आपके पास एन के इक्वल है, और एन जो है ना, जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है ना, वो एन डॉट एक्स आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आपके पास गॉड कंडीशन है जी की वाई लूप की, वो क्या है, आई हैश एम। बस इस चीज़ को आप एक दफ़ा रीड कर लें। बेसिस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, बेसिस प्रॉपर्टी में हम जहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू थी ना, उसकी जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं बेस कंडीशन के लिए, ठीक है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि आइट्रेशन ज़ीरो इज़ ट्रू बिफोर द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, कि पहली जो आपकी लूप होगी ना, आप चलेगी, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया हुआ है कि आपने आइट्रेटिव ज़ीरो पुट किया, आई की वैल्यू ज़ीरो, तो प्रोडक्ट भी क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये आपके पास ट्रू होना चाहिए फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। फिर आता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव आपने मे बी प्रीवियसली पढ़ा हो, क्या करते हैं हम इसमें, कहते हैं इफ द गॉड जी एंड द लूप इनवेरिएंट आई के आर बोथ ट्रू बिफोर द लूप आइट्रेशन, आपने लूप की आइट्रेशन करनी है, लेकिन उससे पहले आपके पास जो के की वैल्यू है, आप इसमें पुट करते हो वैल्यू, वो आपके पास ज़ीरो आती है। ज़ीरो तब ज़ीरो होगी तो वो ट्रू होगी ना। फिर कहते हैं आप क्या करोगे कि जो की है ना, कोई कांस्टेंट है, आप या तो उसको ज़ीरो पुट करोगे या ज़ीरो से बड़ा, हमने पीछे भी पढ़ा था नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास अगर ये पुट करते हो तो फिर ज़ीरो आता है ना, तो आप के प्लस वन भी पुट करो, तब भी आपके पास आंसर ट्रू है, यानी कि के की जगह के प्लस वन पुट करके भी। तो एग्जीक्यूशन बताया हुआ है कि ऑल प्रोडक्ट के डॉट एक्स था। फिर आपको कहते हैं कि एग्जीक्यूशन अगर हम इसकी स्टेटमेंट के साथ करते हैं, तो फिर आपके पास जहाँ पे के था उसकी जगह के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो यही इन्होंने जो है ना ओल्ड और न्यू करके दिखाया हुआ है कि आप जहाँ पे ओल्ड है वहाँ पे आई इक्वल्स टू के है, तो न्यू है तो उसकी जगह के प्लस वन पुट किया हुआ है। बस ये आपने देख लेना है। फिर है इवेंचुअल फॉल्सिटी ऑफ गॉड। इसमें क्या कहते हैं, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ द लूप द गॉड बिकम्स फॉल्स। कहते हैं कि जब बार बार आप आइट्रेट करोगे, यानी कि बार बार रिपीट होंगी आपकी वैल्यूज़, और वो नंबर्स आपके पास फाइनाइट है, यानी कि आप उनको काउंट कर सकते हो, तो फिर जो होगा ना, बार बार आइट्रेशंस करके फाइनली जो आपके पास जो गॉड होगा वो फॉल्स हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं कि आप करेक्टनेस कैसे करते हो पोस्ट कंडीशन में, इफ़ एन इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस आफ्टर विच जी इज़ फॉल्स एंड एन आई एन इज़ ट्रू, देन द वैल्यूज ऑफ एल्गोरिथम वेरिएबल्स विल बी स्पेसिफाइड इन द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। बेसिकली ये ऐसे ही है जैसे आप जो है ना
कोई वैल्यू गिवन करते हो लूप में, और वो चलती रहती है जब तक कि उसके आंसर दुरुस्त आते रहते हैं, और जैसे ही फॉल्स आता है तो आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो है ना पोस्ट कंडीशन जब लगती है ना, वो तब लगती है जब आपके पास एल्गोरिथम में वैल्यूज़ आ जाती हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। फिर आता है डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो आपने ये पीछे जो कंडीशंस पढ़ी हैं उसको ज़हन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाइल लिखा हुआ है इसमें देखें, आर रिमाइंडर को शो करवा रहा है डी डिवाइजर को और क्यू क्वोशिएंट को, ठीक है। अब जो आर है ना वो आपके पास ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए डी के, यानी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए जो कि डिवाइजर है जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो डिवाइड कर रहा है आर जो है वो आपके पास कहते हैं आर माइनस डी के इक्वल है, हम करेंगे, ठीक है। और जो क्यू है ना क्वेश्चन उसमें आप वन ऐड कर दोगे, ये आगे कंडीशन है। तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, आप ये स्टेटमेंट को ज़रा देखें, ए इक्वल्स टू, ये वाली जो है ना स्टेटमेंट को, कि ए इक्वल्स टू क्यू डॉट डी प्लस आर, यानी कि आपके पास वैल्यू बन रही क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लाई होता है डिवाइजर से और उसमें ऐड हो जाता है आर। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है ये डिवाइजर वाले थ्योरम में, डिवीजन एल्गोरिथम में। और जो आर है उसकी वैल्यू लाई करेगी ज़ीरो और डिवाइज़र के दरमियान। बस इतनी सी चीज़ आपने अच्छे से जहन में रख लेनी है, आगे यही आपके पास जो है ना वो इस्तेमाल होने वाली है। फिर आपको एक जो है ना वो बेसिस प्रॉपर्टी दे दिया है कि आपके पास इटरेशन है वो ट्रू कब होगी, जब आप फर्स्ट इटरेशन हो जाएगी आपके पास लूप की। ये हम पीछे सारा कुछ पढ़ चुके हैं। और ये जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी ये भी मैंने आपको बता दिया कि के की जगह आप के प्लस वन पुट करेंगे। नेक्स्ट आ जाए यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको कहता है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जीसीडी कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को। वो आपके पास होगा, क्या होगा वो आपने फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट कॉमन जो है ना कॉमन डिवाइज़र का मतलब है आप पूरा का पूरा जैसे मैथ में डिवीजन नहीं करते वो करेंगे, और एंड पे जो चीज़ डिवाइड करेगी और फाइनल आंसर लेके आएगी ना वो आपके पास होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, कि इसने सारे के सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ थी और उसको प्रोग्राम को या आपके पास जो आप कर रहे हो परफॉर्म कैलकुलेशंस उसका फाइनल आंसर डिवाइज़र का क्या लेके आए, ठीक है। देखें कहते हैं लार्जेस्ट होगा, अगर आपके पास एग्जांपल देखें क्या कहता है कि आप 12 को और 30 को डिवाइड करते हो तो इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में 30 बड़ा है। 30 को हम अंदर रखेंगे और 12 को बाहर। अब 12 का टेबल आप पढ़ें कि 30 आ जाए तो 12 2 24 आ जाएगा, और 12 3 होता है 36, 36 तो बड़ा हो गया तो 12 2 24 आ गया। अब 24 आप लगाएंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 24 जब आप निकाल दें 30 में से तो 6 आ जाएगा। अब ये जो आपके पास 6 है ना वो आपके पास आप बाय रखेंगे और जो है ना आप इसको दोबारा 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आपने अब जो है ना वो अंदर रखा हुआ है 6 को बाहर, तो 6 2 12, इसका मतलब है 6 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 12 को, तो आपके पास ज़ीरो आया ना, तो 6 आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। मुझे पता है आपको ऐसे मोटी मोटी समझ नहीं आई होगी, जिन्होंने ज़रा फोकस की होगी उनको में भी आ जाए, हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए हमारे पास है 330 और 156, इन दोनों में बड़ा कौन सा है 330, उसको हमने अंदर रख लिया और 156 को रख लिया बाय। अब हमने 156 को डिवाइड किया कि हमारे पास 330 के करीब वैल्यू आई, आपने करके देखा तो आपके पास 156 टू टाइम्स जो है ना वो 312 आ गया, तो रिमाइंडर आपके पास अभी आ गया 18। अब इस 18 को बाय रखें और 156 को आपने अंदर रख लेना। अब आप इसके ऊपर जो है ना वो कैलकुलेशंस कर लें कि एक मिनट, यहाँ पे देखें आपके पास जो है 156 को अंदर रखा, 18 पे आपने इसको डिवाइड किया, 18 8 ज़ार 144 आ गया, 12 आपके पास रिमेनिंग आ गया। अब ये वाला 12 बाहर आएगा और वो 18 जो है ना वो आपके पास अंदर आ जाएगा। फिर आपने 12 1 ज़ार 12 किया तो क्या बचा 6 आ गया, फिर इस 6 को आपने साइड पे रखा और 12 को अंदर रखा, 6 2 ज़ार 12, यानी कि 6 वो वाला आपके पास एलिमेंट है जिसने जो है ना प्रॉपरली डिवाइड किया है इस पूरे के पूरे आपके डिवीजन के रूल को, ठीक है। ये क्वेश्चन था ना उसको सॉल्व किया है इस 6 ने, फिर हमारे पास 0 आंसर आया, तो 6 हमारे पास जो है ना इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। होप सो आपको समझ आ गई होगी।
फिर जो हमने पीछे वो पढ़ा ना कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन एल्गोरिथम करना है, तो वो आपके पास क्या है, फाइंड करना है जीसीडी। तो इस मेथड में आप क्या करोगे, वो जो मैंने आपको पीछे बताया ए इक्वल्स टू आर डॉट क्यू, ये रुक जाए, हमने यहाँ पे हाईलाइट की थी ये वाली कंडीशन, ए इक्वल्स टू क्यू डॉट डी प्लस आर। तो इस मेथड के साथ आप करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ थी, 156 फर्स्ट वाले में 156, आपके पास जो रिमाइंडर है वो 18 आया है, और आपके पास जो है ना वो आर क्या आ रहा है 18, और क्वोशंट आपके पास क्या है, वो आपके पास 156 है, और 2 आपके पास डिवाइज़र है। तो आपने इसको लिख लिया इस तरह से, 330 जो ए है इक्वल्स टू, आपके पास क्यू आना था सबसे पहले क्वोशंट, वो 156 है, डॉट डी आपके पास डिवाइज़र है वो 2 था, और प्लस कर दिया आपने आर यानी कि 18 को। मतलब वन बाय वन आपने सीक्वेंस के साथ किया ना, तो इन सबको एक एक करके तरतीब से लिखते जाए। पहले हमने फर्स्ट वाले को लिख लिया इस तरह से, फिर हमने कहा कि 156 और 18 के लिए क्या होगा, 156 रखा इक्वल्स टू 18 आपके पास क्यू था, डॉट आपके पास डी जो था डिवाइज़र क्या था 8 था, और आर आपके पास क्या था 12 आया था। यानी कि आपको मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी, इस तरह से आपने जो है ना वो इस फॉर्म में जब आप लिख लेते हो तो ये आपके पास जो है ना एग्जांपल आ जाती है यूक्लिडियन एल्गोरिथम की। ठीक है, फिर ये चीज़ आपको अगेन बताई हुई है कि ए जो है ना वो आपके पास इक्वल है क्यू डॉट डी प्लस आर के। आपने बस ये चीज़ें इनमें रखनी, इस सारे के सारे जो है ना, ये बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रीवियसली ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में सिर्फ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो वही हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। ये जो आपने एल्गोरिथम डिवीजन का करना है ये पेपर में लॉन्ग में आता है, अदरवाइज़ बाकी जो है ना ये आप एमसीक्यूज़ के तौर पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा दिया। स्टार्ट में मैंने ये चीज़ें आपको थ्योरी के साथ समझा दी हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।